हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ में जो टॉपिक पिछले लेक्चर में कवर किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी में कुछ सवाल बच गए थे। यानी कहने का मतलब है कि इसी के पार्ट 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के बारे में कुछ बेसिक जो पॉइंट्स थे उसको समझा था। इसके अलावा इसके कुछ जो पीवाईक्यूज आए हुए थे उसको सॉल्व करने की कोशिश किया था। तो आज हम लोग इसी के पार्ट 2 यानी जो बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा जो है उसको ब्रीफली मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो कि इसकी मेन पॉइंट को मैंने आपको बताया था, जो कि जो भी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आखिर डीपीएसपी है क्या। ओके, तो आज मैं इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, ताकि आपको एक मतलब ये नया टॉपिक ना लगे, ऐसा लगे कि हाँ ये पिछले वाले लेक्चर में इस चीज़ को हमने देखा था थोड़ा बहुत। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात किया जाए, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में मेंशन किया गया है, डीपीएसपी, इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी को अगर देखा जाए तो इसे हम लोग हमारे संविधान में भाग 4 में मेंशन किया गया है, पार्ट 4 में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो डीपीएसपी के अंतर्गत जो आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद पढ़ने को मिलेगा वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपको देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो अनुच्छेद है वो 36 से लेकर 51 तक आपको देखने को मिलेगा। यानी इन्हीं के बीच में आपको पढ़ना है। और ये किस भाग में है? ये भाग 4 में है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स है। मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप लोग अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और उसके पहले अगर भाग 2 को देखा जाए तो उसमें सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात की गई थी, उसको भी मैंने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो इसका थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है उसको रिपीट करने की, रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था स्टूडेंट कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, एडॉप्टेड फ्रॉम, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ये इसको अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड, यानी इसी को आयरिश संविधान भी आप कह सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो डीपीएसपी है हमारे संविधान में कहाँ से बारो किया गया है, ये काफ़ी बार सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये वनडे से लेके यूपीएससी तक इसने पूछ रखा है। तो अगर देखा जाए तो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। और इसी के साथ साथ मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बता दिया था कि ये जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया है, ये ऑलरेडी किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। कहने का मतलब है कि जो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिया गया है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कॉपी किया था। कहाँ से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए कि डीपीएसपी का जन्मदाता कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप कहेंगे स्पेनिश है। स्पेनिश से कॉपी किया आयरलैंड ने, आयरलैंड से हम लोगों ने कॉपी कर लिया। ओके, तो ये मोटे तौर पे अगर देखा जाए कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं। और अगर डीपीएसपी की बात किया जाए कि आखिर डीपीएसपी को हमारे संविधान में मतलब क्या रोल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो भारतीय संविधान का बेसिकली ये वे सिद्धांत हैं, यानी मैं डीपीएसपी की बात कर रहा हूँ कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के वे सिद्धांत हैं जो राज्य या सरकार को यह निर्देश देते हैं कि वे देश में सोशल या इकोनॉमिक न्याय यानी जस्टिस स्थापित करने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ बनानी चाहिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। इसी को अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि डीपीएसपी जो है संविधान के ऐसे आदर्श हैं, ऐसे रोल हैं जो भारत को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस पर आधारित कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जब भी कोई पॉलिसीज़ या कोई स्कीम्स निकालती है तो वो बेसिकली डीपीएसपी को अपने माइंड में रख के निकालती है। कहने का मतलब ये है कि डीपीएसपी के ही जो आदर्श हैं, जो उनके रोल हैं, उन्हीं को मतलब मद्देनज़र रखा जाता है कि मतलब कितना लोगों को हमारे देश में इससे बेनिफिट हो, तो उस तरीके की वो बेसिकली स्कीम को बनाते हैं। ओके, अगर फीचर की बात किया जाए तो पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो डीपीएसपी के फीचर हैं, जस्ट अ मिनट, जो डीपीएसपी के फीचर हैं, फीचर्स की अगर बात किया जाए तो मैंने आपको 3-4 फीचर इसके बताए थे। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
यानी ये इट इज़ अ नॉन जस्टिसिएबल। कहने का मतलब है कि इनको कोर्ट में लागू कराने की मांग नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि इसके हनन के बाद आप कोर्ट में चले गए, जैसे फंडामेंटल राइट में आप जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, यानी बेसिकली ये गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गाइडलाइंस फॉर स्टेट, इट एक्ट्स एज अ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। यानी जब भी कोई स्टेट या राज्य या सरकार कानून या नीतियाँ बनाते हैं तो उस समय इसका ये पालन करना चाहिए उनको, ऐसा मतलब बेसिकली हमारा संविधान कहता है। ओके, तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इसके फीचर्स के, तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है। यानी इसका जो उद्देश्य है भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। और चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पूरक की तरह काम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अगर मिल जाएं तो ये दोनों भारत की संविधान की आत्मा की तरह काम करते हैं। ओके, यानी ये दोनों मिलकर के भारत के संविधान को बहुत ही इम्पॉर्टेंस बना देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें आप देख पा रहे होंगे जो फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी, अगर ये दोनों मिल जाएं तो यही संविधान की क्या बनाते हैं? आत्मा। ये पॉइंट कुछ मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कुछ पॉइंट और आपको मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, वो ये बताया था कि इनके टाइप्स की अगर बात किया जाए, यानी जो डीपीएसपी है उसके प्रकार कितने हैं, यानी कितने प्रकार का ये होता है। तो बेसिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक डिवीज़न तो नहीं है हमारे संविधान में, बट हमें एक इसके वैचारिक, यानी आप कह लीजिए कि इसके जो विचार हैं, इसकी जो उद्देश्य हैं, इसके जो आदर्श हैं, उनके बेस पे इसको 3 तरीके से जो लोग हैं वो कैटेगराइज करते हैं। लोग इन द सेंस ये है कि जो भी संविधान निर्माता थे। ओके, तो पहला जो कैटेगरी था इसका वो था आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ओके, पहला कैटेगरी जो था वो था आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, यानी ये समाजवादी सिद्धांत की बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो गया, यानी समान वेतन की बात करना, धन का समान वितरण होना, या एजुकेशन या हेल्थ की जो व्यवस्था है, वो सब चीज़ें क्या आती हैं? सोशलिस्टिक, यानी इसी प्रिंसिपल के अंतर्गत आती हैं। ओके, इसके अलावा दूसरी जो इसके टाइप है, दूसरी जो कैटेगरी है आपका, वो गांधीयन प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल में जो मतलब बेसिकली इनमें वो चीज़ें रखी गई हैं जो कि गांधी जी इसके बारे में बहुत पुरजोर समर्थन करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो पंचायती राज सिस्टम की स्थापना की बात की जाए, कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बढ़ावा करने की बात किया जाए, या गौ रक्षा की बात किया जाए जो कि आर्टिकल 48 में मेंशन किया गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर तीसरी कैटेगरी की बात किया जाए तो तीसरा कैटेगरी जो है वो आपका लिबरल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की बात करता है, यानी उदार वैचारिक सिद्धांत की बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसमें देखा जाए तो समान नागरिक संहिता हो गया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। फिर न्यायपालिका और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात किया है, जो कि आर्टिकल 50 कहता है। तो ये कुछ इसके बेसिक टाइप्स हो गए। यानी अगर देखा जाए तो डीपीएसपी को बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के रूप में, गांधीयन प्रिंसिपल के रूप में, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के रूप में। और इसके जो फीचर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ बेसिक जो पॉइंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा था, बस आज इसके पार्ट 2 में थोड़ा सा हमका इसको ब्रीफ तरीके से रिवाइज कर दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ को समझने में। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ भी आ रहे होंगे और अब धीरे धीरे पॉलिटी में आपको इंटरेस्ट भी बन रहा होगा। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग मूव करते हैं आज के जो बचे हुए सवाल हैं उनकी तरफ। तो आज का जो पहला सवाल है वो क्या कहना चाह रहा है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि मनरेगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब इसके ये है कि मनरेगा जो योजना है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
ओके, तो एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 43 क्या कहता है। आर्टिकल 43 की अगर हम लोग बात करें तो लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्क्स की बात करता है, यानी जो न्याय संगत तथा निर्वाह योग्य वेतन है उनकी बात करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आर्टिकल 43 है वही आपका जो है मनरेगा स्कीम, इसी के अंतर्गत हमारे जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मनरेगा स्कीम अगर कभी आपसे पूछ लीजिए सवाल कि मनरेगा स्कीम को भारतीय संविधान के किस भाग के तहत लॉन्च किया गया था, तो वो आपका पार्ट 4 हो जाएगा। और पार्ट 4 में क्या है, तो आपका डीपीएसपी है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, डीपीएसपी। अब मनरेगा में हुआ क्या था, तो मनरेगा बेसिकली 2005 में लॉन्च किया गया था ये एक्ट, और इसके तहत क्या था, हर घर से एक एलिजिबल हाउस था उसके घर से एक मेल या फीमेल कैंडिडेट को मिनिमम 1 साल में 100 दिन का रोजगार मिलना जरूरी था। ओके, तो ये बेसिकली मनरेगा योजना जो है आर्टिकल 43 के तहत अगर देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन जो बाकी ऑप्शन बचे हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो आर्टिकल 43 क्या कह रहा है, मैंने आपको बता दिया कि ये लिविंग वेजेस वर्कर के लिए बात करता है, यानी इसी का करेक्ट आंसर हो गया। इसी के तहत आपका मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया गया था। आर्टिकल 45 की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की बात करता है, यानी 0 से 6 स्वास्थ्य तथा 6 से 14 शिक्षा की फ्री की बात करता है। यानी ये 0 से 6 साल के लिए मतलब हेल्थ की बात कर रहा है, हेल्थ, और प्लस 0 से 14 ईयर्स की एजुकेशन की बात करता है जो कि फ्री होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ओके, आर्टिकल 45 बात करता है। आर्टिकल 47 की अगर हम लोग बात करें तो 47 किस चीज़ की बात करता है, तो 47 बेसिकली जो सरकार पोषायुक्त और उपलब्ध कराना तथा मद्यपान नशीली दवाओं पर रोक लगाएगी। बेसिकली अगर हिंदी इंग्लिश इसके अगर हम लोग समझे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आर्टिकल 47 ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ की बात करता है। तो आर्टिकल 47 इसकी बात करता है। आर्टिकल 50 मैंने आपको अभी बताया था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। ओके, ये हो गया आपका आर्टिकल 50। तो उम्मीद करते हैं कि ये आंसर मतलब ये सवाल आपको समझ आ रहा होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। यानी कहने का मतलब है कि ये कौन सा आर्टिकल है जो कि ये कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट की बात करें, और जो कि आर्टिकल 42 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आर्टिकल आपके सामने ऐसा है, सपोज कीजिए आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 38 हो गया, आर्टिकल 45 हो गया, ऐसे जब भी आएंगे तो ये मान के चलिए कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें ये मेंशन किए गए थे। लेकिन जैसे मान लीजिए 16 के आगे ऐसा है नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल 16A हो गया, आर्टिकल 30A हो गया या बी हो गया, आर्टिकल 45A हो गया। जब भी आपके सामने किसी आर्टिकल के सामने A B C ऐसे क्लॉज देखने को मिले, इसका मतलब है कि वो बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी उसमें संविधान में कोई अमेंडमेंट करके उसको वापस लाया गया है, यानी ये ओरिजिनली संविधान में आपके नहीं था। ओके, तो आप यहाँ पे ऑप्शन अगर देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 38, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है आर्टिकल 45। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी आर्टिकल हैं ये दोनों ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। और यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका मतलब है कि आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 43A। तो ज़्यादातर चांस है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे तो आर्टिकल जो 43A है, आर्टिकल 43A, तो ये किस चीज़ की बात करता है, तो ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि सवाल में पूछ रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर ये इसका आर्टिकल 39A की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसकी बात करता है कौन, आर्टिकल 39A।
और आर्टिकल 43A मैंने आपको बता दिया कि ये सवाल ही में पूछा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट की बात कर रहा है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहा है। ओके, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जो बात है वो जस्ट अ मिनट या इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की जो बात है वो कहाँ पे बात की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डीपीएसपी में बात किया गया है, यानी डीपीएसपी में इसकी बात की गई है। और डीपीएसपी के किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है ये आपको ध्यान देना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है वो आर्टिकल 51 कहता है, जो कि डीपीएसपी का आखिरी वाला ये आर्टिकल है। आर्टिकल 51 जो है वो बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल आपका 51 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहने का मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड नहीं किया गया है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, तो ये बात कही गई है आर्टिकल 39F में। आर्टिकल 39F में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल अभी अभी हम लोगों ने देखा 39A इसकी बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 44 इसकी बात करता है। और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, अभी एक सवाल आया हुआ था इसी के बेस पे, तो आर्टिकल 43 जो ए है ये इसकी बात करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 आर्टिकल आपको ऐसे हैं जिनके आगे ए बी सी ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है, बट एक आर्टिकल आपका ऐसा है जो कि डायरेक्ट है और वही हमारे संविधान के ओरिजिनली में था, तो इसको किसी संविधान अमेंडमेंट के थ्रू ऐड नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो कि आर्टिकल 44 के तहत ऐड मतलब आता है, ये हमारे संविधान में ऐड नहीं किया गया, ये शुरुआत से ही था। बाकी जितने भी हैं वो सारे 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए हैं, यानी ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन डी, ये तीनों जो हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़े गए हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू चिल्ड्रन, वुमेन, ट्राइबल्स, दलित। ओके, तो इसमें हमें देखना है कि जो हमारा संविधान है वो किस चीज़ की बात नहीं करता। अगर वो आपको पकड़ में आ जाए तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हम लोग इस सवाल का आंसर देखें कि हमारा जो संविधान है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस किस को मतलब प्रोटेक्शन देता है, तो आपका हो जाएगा चिल्ड्रन, वुमेन एंड ट्राइबल्स। लेकिन जो दलित है, दलित का डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं है, यानी इट इज़ नॉट फाउंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो दलित शब्द है इसका डेफिनेशन या इसका जो मतलब आप कह लीजिए एक्सप्लेनेशन हमारे संविधान में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका नहीं होगा, मतलब स्टेटमेंट 4 जो होगा आपका नहीं होगा। तो जहाँ भी 4 होगा वो आपका नहीं होगा आंसर, ये गलत हो गया। बाकी 1 2 3 जिसमें होगा वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा जो संविधान है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जो बात करता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो चिल्ड्रन के खिलाफ, वुमेन्स के खिलाफ एंड ट्राइबल्स के खिलाफ बात करता है, लेकिन दलित के खिलाफ वो बात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन चारों में से चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। ओके, तो इसका एक एक करके हम लोग देखते हैं और इसमें से कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं, पहला जो है प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 47 इसकी बात करता है, आर्टिकल 47। काऊ प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 48 इसकी बात करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 48 ए इसका बात करता है। और फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर की बात करें तो ये आर्टिकल 21A इसकी बात करता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। यह क्या है, एक तरीके का फंडामेंटल राइट है, ना कि डीपीएसपी है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
और हुआ क्या था स्टूडेंट कि जो सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था वो डीपीएसपी के आर्टिकल 45 के अंतर्गत उल्लिखित था। लेकिन 2002 में हुआ क्या कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 2002 में। इसके तहत यानी इसी अमेंडमेंट के तहत जो है इस चीज़ को फंडामेंटल राइट के तहत मतलब अंतर्गत इसको बना दिया गया। पहले ये आर्टिकल 45 के तहत डीपीएसपी का पार्ट था, लेकिन आगे चल करके 2002 में इसे फंडामेंटल राइट के एक आर्टिकल के रूप में इसको इंसर्ट कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि डीपीएसपी नहीं है, यह एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। बाकी जो ए बी सी है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी बेसिकली अगर देखें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जो बात कर रहा है आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान भारत के संविधान में पाए जाते हैं। तो ये बात कही गई है डीपीएसपी में कही गई है। डीपीएसपी में किस आर्टिकल में कही गई है? तो आर्टिकल 48A में कही गई है। आर्टिकल 48A की बात किया जाए तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 51A और क्लॉज जी की बात किया जाए, यानी सबसे लास्ट में जो आ रहे हैं उनमें आप देख पा रहे होंगे तो ये आर्टिकल डीपीएसपी के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल राइट में है भी है, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो बात है हमारे संविधान के डीपीएसपी में भी आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ये कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, सेम सवाल को उठा दिया। देखिए ये सवाल एक तरीके से अगर आप देखें तो रिपीटेड है। अभी जस्ट पहले वाले सवाल में ये अगर हम देखें तो ये 2019 के प्री में पूछा हुआ है और उसी आंसर को फ्रेम करके 2023 में ये वापस रिपीट कर दिया है ये सवाल। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। अगर आप वो सवाल को सॉल्व करके गए हैं तो आप आसानी से इस सवाल को टैकल कर जाएंगे। तो पहला क्या कह रहा है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा है ये तो नहीं होगा। आर्टिकल 43A में इसकी बात हो रही है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की जो बात है वो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन दोनों में इसका बात किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आर्टिकल 44 में बात करता है और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन की बात करें तो ये आर्टिकल 45 में बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डीपीएसपी अबाउट एडल्ट एजुकेशन, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीटेड द 6 years। तो लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 43 इसकी बात करता है। ओके, फ्री लीगल एड टू द पुअर की बात करें तो ये आर्टिकल 39A इसकी बात करता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत इसको ऐड किया गया है, इंसर्ट किया गया है। और प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द 6 year की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 45 इसकी बात करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन तीनों की बात जो है वो डीपीएसपी में है, लेकिन जो डीपीएसपी हमारा साइलेंट है वो एडल्ट एजुकेशन के मामले में साइलेंट है। कहने का मतलब है कि द प्रोविजंस फॉर एडल्ट एजुकेशन यानी वयस्क शिक्षा का प्रावधान इज नॉट मेंशन्ड इन डीपीएसपी, यानी पार्ट 4 में ये मेंशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ लेटर डेट, यानी कहने का मतलब है इनमें से कौन सा जो है वो संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये आर्टिकल 40 इसका बात करता है। आर्टिकल 40 प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर की बात करें तो आर्टिकल 48 इसकी बात करता है।
फ्री लीगल एड की अगर हम लोग बात करें, फ्री लीगल एड की बात करें तो आर्टिकल 39A इसकी बात करता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 44 इसकी बात करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके आगे कोई ABCD ऐसा कुछ नहीं लगा है, सिर्फ एक ही जगह लगा है और वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्री लीगल एड जो है 39 में, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया है। तो ये ओरिजिनली अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 39A इसकी बात करता है फ्री लीगल एड की। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द DPSP, इनमें से कौन सा जो है वो DPSP का भाग नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोहिबिशन टू ऑफ लिकर की अगर हम लोग बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर हो गया, राइट टू वर्क हो गया, इक्वल वेज फॉर इक्वल राइट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये तो आर्टिकल 39D इसकी बात करता है। ओके, राइट टू वर्क की अगर हम लोग बात करें, किसकी, राइट टू वर्क की, तो राइट टू वर्क जो है वो आर्टिकल 41 इसकी बात करता है। ओके, और प्रोहिबिशन ऑफ लिकर की अगर हम लोग बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर की, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे आर्टिकल में अगर ये देखा जाए तो आर्टिकल 41 आई थिंक इसकी बात करता है। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर ये आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 इसकी बात करता है। ओके, और रही बात एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो ये बेसिकली देखा जाए तो हमारे DPSP का पार्ट नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बेसिकली अगर देखा जाए तो लीगल राइट है, जो कि हमारे क्या कहते हैं कि 2005 में इसको ऐड किया गया था। और इससे क्या हुआ कि RTI इमर्जेस एज अ लीगल राइट अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ओके, तो ये हमारे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये हमारे DPSP का पार्ट नहीं है, ये हमें बाहर से अमेंडमेंट करके इसको एक लीगल राइट बनाया गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। सवाल ये कहना चाह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इनमें से कौन सा DPSP है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये आर्टिकल 44 इसकी बात करता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A इसकी बात करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करें तो आर्टिकल 25 इसकी बात करता है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 14 इसकी बात करता है। ओके, तो चारों आर्टिकल मैंने आपको मेंशन कर दिया। आप आसानी से इसको एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो आर्टिकल ऑप्शन नंबर A है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यही क्या है, DPSP है। बाकी जो तीनों हैं वो क्या है, आपके फंडामेंटल राइट हैं। ओके, तो पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा DPSP है, तो आपका ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें से कौन सा है जो कि स्टेट पॉलिसी यानी DPSP का भाग है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिकर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल आर्टिकल 47 में इसकी बात की गई है। ओके, और इसके अलावा देखा जाए कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री ऑफ माइंस, तो ये आर्टिकल 24 इसकी बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ वेगर या फोर्स लेबर की बात करें तो आर्टिकल 23 इसकी बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें तो ये आर्टिकल 17 इसकी बात करता है। तो पूछा क्या है कि कौन सा DPSP है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट 1 पहला वाला जो है वो DPSP का पार्ट है। बाकी तीनों जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स के भाग हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, तो ओनली 1 जिसमें होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख पा रहे होंगे 26 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिक्वर जो है वो बेसिकली एक तरीके का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। बाकी जो है वो आपके फंडामेंटल राइट है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DPSP, इनमें से कौन सा DPSP नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की अगर हम लोग बात करें, किसके लिए, मेन एंड वुमेन के लिए, तो आर्टिकल 39D इसकी बात करता है। इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करें तो आर्टिकल 39A इसकी बात करता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 17 इसकी बात करता है। और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करें तो आर्टिकल 39C जो है इसकी बात करता है।
तो पूछा है कौन सा इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो जो भी आर्टिकल 35 से आगे होगा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा, और जो उससे कम होगा वही होगा आपका। तो बेसिकली इसमें देखिए तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये एक फंडामेंटल राइट है, ना कि ये डीपीएसपी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु सेड इट। कहने का मतलब ये है कि डीपीएसपी जो है एक चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाता है, यह किसने कहा था। तो ऐसी बात कही थी एक हमारे संविधान जब निर्माता, उसमें जब संविधान बन रहा था उसमें बड़े ही पॉपुलर एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था केटी शाह। केटी शाह जी ने इसको कहा था कि जो डीपीएसपी है वो एक चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये लेक्चर स्टूडेंट आपको अच्छा लगेगा ऐसी मेरी उम्मीद है, और डीपीएसपी का जो पार्ट है यहीं तक है। यहाँ आज डीपीएसपी ये समाप्त हो गया है, और इसके आगे अब हम लोग मूव करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ, जो कि सिर्फ एक आर्टिकल उसमें मेंशन है, लेकिन अक्सर सवाल वहाँ से भी आपको बना दिया जाता है। ओके, तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के, वहाँ उसके सवाल जो भी पीवाईक्यूज यूपीपीएससी में अभी तक आए हैं उससे संबंधित। इसके अलावा स्टूडेंट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सिर्फ यूपीपीएससी के मद्देनज़र इस वीडियो को मत देखिए, इससे कुछ सवाल रिपीट होंगे तो ये यूपीएससी में भी हो सकते हैं। सामने अभी 72nd बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, इसके अलावा लेखपाल की भर्ती होने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती होने वाली है। जहाँ जहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी से सवाल देखने को मिलेंगे, मोर और लेस अगर देखा जाए तो ऐसे ही कुछ आपको रैंडम सवाल देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो सिर्फ यूपीपीएससी के अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ वही आप लोग नहीं देखिए, अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।